तो कैसे हो मेरे बच्चा बाडिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस का सेकेंड चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो बेटा इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि सेल है क्या और सेल कैसे डिस्कवर हुआ। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या बोला जाता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है बेटा? देखो, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहने का रीज़न ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे ऑर्गेनिजम्स का बॉडी क्या चीज़ से बना हुआ है? सेल्स से बना हुआ है। अब डिपेंड करता है कि वो सेल्स के एक है या फिर एक से ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पे हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ओके, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। देखो, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर बोलने का सिंपल सा मतलब है, यूनी मीन्स सिंगल, ठीक है, यूनी का मतलब होता है क्या? एक, और सेल्यूलर का मतलब हो गया क्या? सेल्स। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी को क्या कहा जाएगा? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे हम लोग? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है तो मल्टी का मतलब क्या हो गया? मेनी, ओके, मेनी एंड सेल्स। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, ठीक है, व्हेन इट कंटेन मोर देन वन सेल, ठीक है, तब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स याद रखो, क्या है? तो बैक्टीरिया, ठीक है, सबसे पहले याद रखना क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। देन यीस्ट, ठीक है, यीस्ट भी क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बट यीस्ट किससे बिलोंग करता है? यीस्ट बिलोंग टू दी फंजाई। इसके बाद पैरामीशियम। पैरामीशियम भी क्या है? पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर याद रखो ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सपोज मैंगो प्लांट, और कैट, डॉग। तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है वो सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। अब क्या है कि ये सेल्स तो हम लोगों को पता चला है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या चीज़ से बने हुए? सेल्स से बने हुए। लेकिन ये सेल्स आया कहाँ से? इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ? तो माना जाता है कि हमारा अर्थ जो है वो कब फॉर्म हुआ था? 5 बिलियन ईयर्स एगो। 5 बिलियन ईयर्स एगो मीन्स बेटा के 5 बिलियन का मतलब क्या हो गया? 5 बिलियन मीन्स के 500 करोड़ ईयर्स अगो। तो हमारे अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ? 500 करोड़ ईयर्स अगो। और हमारे अर्थ में के लाइफ जो आया वो कब आया? इट केम 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। के 3.5 बिलियन 350 करोड़ साल पहले हमारे अर्थ में लाइफ आया। तो बेटा जब हमारा अर्थ जब बना था, समझ क्या हुआ? जब अर्थ बना तो अर्थ जिस वक्त बना था उस वक्त अर्थ का कंडीशन अभी के जैसा नहीं था। अर्थ का कंडीशन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा टफ था। उस वक्त का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस वक्त बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता था अर्थ के अंदर, ठीक है, कंटिन्यूसली जो के क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था, लाइटनिंग्स और
वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, तो जिसके चलते अर्थ का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं था और इसी रिएक्शंस के बीच में केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, हाइड्रोजन बन रहे थे, कार्बन बन रहे थे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, वेपर्स बन रहे थे, अमोनिया बन रहा था। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स बन रहे थे कि वो सारे कहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, तो क्योंकि उस वक्त पूरा का पूरा अर्थ क्या चीज़ से कवर्ड था, वाटर से कवर्ड था, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी कहाँ पे हो रहा था, सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन भी उन्हीं वाटर बॉडीज में हो रहा था, ये माना जाता है। नाउ अब उन सारे केमिकल्स के एसोसिएशन से एक प्री सेल का फॉर्मेशन हुआ। नाउ व्हाट इज दिस प्री सेल्स? तो प्री सेल वाज एसोसिएशन ऑफ सच केमिकल्स के एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, लाइटनिंग के क्या हो गया, वो एटमॉस्फेयर के सारे कंडीशंस के चलते जो हमारा के वो केमिकल्स था आपस में कंबाइन होने के बाद एक के मॉलिक्यूल्स और एक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जो कि क्या कर सकता था, अपने आप को, अपने आसपास के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके अपनी ही जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता था। तो वहाँ से प्री सेल फॉर्म हुआ, फिर उस प्री सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ और फिर एक सेल बना। ओके, तो अब इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ था वो मोस्ट प्रोबेबली कैसे जगहों पे हुआ था, तो हॉट स्प्रिंग्स में हुआ था। हॉट स्प्रिंग्स में बोलने का मतलब क्या, हॉट स्प्रिंग्स ऐसे जगह जहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है और जहाँ पे जो अर्थ का लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे जगहों पे क्या होता है कि ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। तो अब इन हॉट स्प्रिंग्स में बोल रहा है कि इन हॉट स्प्रिंग्स में कुछ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। अब ये थर्मो एसिडोफिल्स या थर्मोफिल्स जो होते हैं ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये हीट टॉलरेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया गया तो पाया गया ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं कि दिस हॉट स्प्रिंग्स दे रिलीजेस कैल्शियम कार्बोनेट। इनके आसपास क्या रिलीज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर देता है। ठीक है, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के कारण जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो रेडिएशन से, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, और बाद में माना गया कि यही कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन था इसी के रीजन से सबसे पहले सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस जो कि लखनऊ में है। तो यहाँ के कुछ साइंटिस्ट ने हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया था और हम लोगों को ये बताया कि उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है। तो सपोज ये कोई हॉट स्प्रिंग है, तो हॉट स्प्रिंग के चारों तरफ, इस चारों तरफ क्या होगा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होगा और कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के चलते इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर के रेडिएशन से अफेक्ट नहीं होंगे। बस ये चीज़ के बारे में बताया गया था बाय द साइंटिस्ट ऑफ बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस। नाउ अब देखो, क्योंकि यहाँ पे थर्मोफिल्स के बारे में बात की है ना बेटा, तो थर्मोफिल्स के बारे में एक थोड़ा सा हम डिटेल बता देंगे कि थर्मोफिल्स जो है वो बिलोंग करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से जिन्हें हम लोग कहते हैं आर्किया। ओके, तो आर्किया आर दी, it is believed that these are the most primitive form of life which exist on this earth। ठीक है, तो आर्किया के ग्रुप से या फिर आर्किया से बिलोंग करता है कौन, थर्मोफिल्स। इसके साथ साथ मिथेनोजेंस भी है। ठीक है, मिथेनोजेंस भी है जो कि के आर्किया से बिलोंग करते हैं। हैलोफिल्स भी है जो कि आर्किया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा हमारे सेल्स का इंट्रोडक्शन।
अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हम लोग सेल्स को देखते कैसे। तो बेटा सेल्स जो है वो बहुत ही छोटा एक स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों को ओपन आइज से तो वो दिखेगा नहीं, तो इसको देखने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं माइक्रोस्कोप। लेकिन हम लोग कितने दूरी तक का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, कितने दूर तक का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, या फिर क्या लिमिट्स है हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को देखने का। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बात करते हैं लिमिट ऑफ रेजुलेशन के अंदर। अब लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या बोलता है? लिमिट ऑफ रेजुलेशन क्या बोलता है कि ह्यूमन आईज के, अगर हम लोग किसी ह्यूमन आई के सामने किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को या उसके बुक को बहुत ही अच्छे से क्लियरली पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर उससे नज़दीक हम लोग लेके आएंगे तो हमारा आइज जो है उसको उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं स्टडी कर पाएगा, वो धीरे धीरे ब्लर होता जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम लोग दूर की बात करें तो हम लोग बहुत दूर तक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग दो पॉइंट्स को, ठीक है, दो पॉइंट्स को क्या करें, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को आपस में 0.1 mm के डिस्टेंस पे ड्रॉ करें और उसको हम लोग धीरे धीरे अब 25 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे रख के धीरे धीरे अपने आइज़ के क्लोज लेके आए। तो जब हम लोग क्या करेंगे, उसे अपने क्लोज लेके आएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो दोनों पॉइंट्स आपस में धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब जिस पॉइंट के बाद वो जिस डिस्टेंस के बाद वो दो पॉइंट्स, ठीक है, अलग नहीं दिखे, ठीक है, एक दिखने लगे, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट ऑफ रेजुलेशन। ओके, और लिमिट ऑफ रेजुलेशन फॉर द ह्यूमन आई इज के 0.1 mm। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि अगर इतना छोटा है, अगर इतने छोटे से स्ट्रक्चर्स है तो इनको देखा कैसे गया? तो इसको सबसे पहले जो देखने वाले इंसान थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले एक सेल को डिस्कवर किया। सो हाउ ही डिस्कवर दिस सेल? तो रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था इन द कॉर्क ऑफ ट्री। ठीक है, इन द कॉर्क ऑफ ट्री। अब कॉर्क क्या होता है? तो देखना प्लांट के ऊपर जो एक है ना वुडी कवरिंग होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। और उस बार्क का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? कॉर्क कहा जाता है। तो कॉर्क बेसिकली डेड सेल्स का लेयर होता है। तो जब इन्होंने के डिस्कवर किया सेल्स को के इन द कॉर्क ऑफ ट्री, तो ये जो सेल्स थे वो कैसे थे? सो दीज सेल्स वेयर डेड। ठीक है, ये कैसा सेल्स डिस्कवर किया था इन्होंने? डेड सेल डिस्कवर किया था। और इन्होंने जब इन्हें डिस्कवर किया, जब सेल को डिस्कवर किया तो ये सेल कैसा दिख रहा था? सो दिस सेल्स वाज लुकिंग लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला? सो इनको हनीकॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। हनीकॉम्ब बेटा के मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। लो देख लो, ऐसा है ना। अब जब इनको ये ऐसा मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला तो इन्होंने इसे बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया और बोला ये तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है। और क्योंकि भाई कंपार्टमेंट्स को के क्या कहा जाता है? सेल्यूला कहा जाता है। तो इसीलिए रॉबर्ट हुक ने इसे टर्म दिया था सेल्यूला के, सेल्यूला। और बाद में इस सेल्यूला को चेंज कर दिया गया इंग्लिश में इनटू दी सेल। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल के इन द कॉर्क ऑफ ट्री and it was looking like a honeycomb like structure. Honeycomb like structure means small compartment like structure which are arranged together. Unfortunately the cells were dead. अब ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ था वो रॉबर्ट हुक के टाइम पे उनके सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से हुआ था, जो कि किसी भी इमेज को 200 to 300 टाइम्स क्या कर सकता था? इनलार्ज कर सकता था, मैग्नीफाई कर सकता था। ठीक है, अब सेकेंड चीज आते हैं कि माइक्रोस्कोप। तो भाई माइक्रोस्कोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है तुम्हारे के सेल्स के डिस्कवरी के अंदर, सेल्स के ऑर्गेनल्स के डिस्कवरी के अंदर, सेल्स को स्टडी करने के अंदर। अब देखो सेल क्या है? बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है। अब इतने छोटे स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या चाहिए? एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था। तो ये इंस्ट्रूमेंट बना क्या? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है वो दो तरह का माइक्रोस्कोप होता है। एक तो लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक जो होता है वो क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप।
और दूसरा जो है वो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब देखो लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये लाइट को एज ए सोर्स यूज करके के स्लाइड्स पे फोकस करके उसे इमेज में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ लेंस। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराते हैं इनटू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम्स आर यूज्ड। ओके, और यहाँ पे नेचुरल लाइट इज यूज्ड अलॉन्ग विद दी लेंसेज। तो दो लेंस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक आईपीस और दूसरा जो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। दो लेंसेज होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, आईपीस जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि हम लोग के ऑब्जेक्ट के ऊपर के फोकस करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया जा सके। तो यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसका मैग्निफिकेशन होता है अप टू 2000 टाइम्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये 2000 टाइम्स क्या कर सकता है, मैग्नीफाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका मैग्निफिकेशन होता है अप टू 2 लाख टाइम्स। ओके, ये 2 लाख गुना किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। अब इसके अंदर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि सेल के अंदर के छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स है ना, उनके डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप हम लोगों को हमारे स्कूल कॉलेजेस के लैब्स में देखने को मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो है हमें वो रिसर्च सेंटर्स के अंदर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे के डिटेल स्टडीज़ किए जाते हैं सेल्स के बारे में, के सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में, के मैटर्स के बारे में। वहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने को मिल जाएगा। बेटा इसके साथ रॉबर्ट हुक के साथ एक और छोटा सा डिटेल याद रख लेना कि रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल डिस्कवर किया था, लेकिन लिविंग सेल जो था तुम्हारा, ठीक है, लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय के एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ओके, सो एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को इन 1674, और इन्होंने डिस्कवर किया था इन अ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के अंदर इन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था, और जो लिविंग सेल्स थे वो क्या थे, दिस वेर बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआस। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि डेड सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है, लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल डिस्कवर किया एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में। अब इसके बाद हम लोग सेल को एस्टिमेट करते हैं। तो जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उस सेल का साइज कितना है। ठीक है, तो सेल के साइज को अगर हम लोगों को मेजर करना है किसी भी के माइक्रोस्कोप के अंदर, हम लोग जब उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त, तो हम लोग देखते हैं डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड। ठीक है, जो भी स्लाइड हमने रखा है हमारे माइक्रोस्कोप के अंदर, उसका डायामीटर कितना है। ठीक है, उसका डायामीटर कितना है। ठीक, तो इसके डायामीटर को हम लोगों को मेज़र करना है, और डायामीटर को मेज़र करने के बाद हम लोग को देखना है कि इस पूरे एरिया में कितने सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कितने सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। सो सपोज यहाँ पे 13 सेल्स प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड, जो भी विजिबल फील्ड है उसका डायामीटर, ठीक है, किस चीज़ में, इन्हें माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम लोग क्या चीज़ में मेजर करते हैं, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर्स, है ना।
तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो डायमीटर को हम लोग माइक्रोन में मेजर करेंगे और इस डायमीटर में कितने सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डायमीटर को डिवाइड कर देंगे बाय 13। सो वी विल गेट दी साइज ऑफ सेल, हम लोगों को सेल का साइज मिल जाएगा। अब यूनिट कन्वर्जन याद रखो, 1 mm इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन बोलने का मतलब क्या है, हाँ 1, तो mm का वैल्यू क्या होता है बेटा, mm का वैल्यू हाँ mm का वैल्यू क्या होता है, है ना, 1/1000 मीटर मीन्स 10⁻³ मीटर्स के। और इसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आगे अगर फर्दर माइक्रोन में चेंज करेंगे तो 1 mm कितने के बराबर होगा, 1000 माइक्रोन के बराबर होगा। मतलब क्या कि हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं कि 1 mm इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इनको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू के 10⁻⁻6 मिलीमीटर। ओके, अब ज़्यादातर जो प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोन्स। ठीक है, 10 to 100 माइक्रोन्स मीन्स 10 × 10⁻⁻6 मीटर्स टू के 100 × 10⁻⁻6 मीटर्स, इतना इनका साइज हो सकता है, इतने छोटे हो सकते हैं। अगर बैक्टीरियल सेल देखोगे तो वो इससे भी छोटे होते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देखेंगे तो वो कितना होता है, 0.1 to 5 माइक्रोन। और सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज कितना है 0.2 माइक्रोन। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम लोग इस नैनोमीटर को मीटर के फॉर्म पे लिखते हैं तो इट विल बी 10⁻⁹ मीटर्स। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर्स। नाउ इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, तो चलो जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर देते जाना। ठीक है, सो हु फर्स्ट ऑब्जर्व दिस सेल एंड व्हाट ही डिड, ओके व्हाट डिड ही यूज्ड, सो दिस सेल वाज फर्स्ट यूज्ड के डिस्कवर्ड बाय द के रॉबर्ट हुक बाय द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन 1665। thermophils found in Puga Valley are thermophils, okay, thermophils found in Puga valleys. So these are what, these are heat loving unicellular bacteria, है ना, these are heat loving unicellular bacteria. A group of similar cell performing similar function is called, तो बेटा एक चीज बहुत ध्यान से रखना, ये जो पॉइंट है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। तो हम लोग क्या जान रहे थे कि ऑर्गेनिज्म कैसे थे, ठीक है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ना, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो क्या है, बहुत सारे सेल्स है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपने सारे फंक्शंस को खुद कर रहा है, सारा काम खुद अकेले कर रहा है, ठीक है। लेकिन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दे शो डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ दे फॉर्म दिस डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम लोगों को इनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आपस में ग्रुपिंग करके क्या बनाते हैं, टिश्यूज, ठीक है। अब टिश्यूज को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, सो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर cells which are common in origin and function, ठीक है। then cells के बाद tissues and then group of similar tissues make organ, ठीक है, and then organ makes organ system and finally by this organ system we form the organism, ठीक है। क्या बन जाएगा, इससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे बात यही है कि सेल्स के ग्रुपिंग से टिश्यू बनाना है, टिश्यूज के ग्रुपिंग से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। अब एक चीज बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखो क्या पूछा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। तो क्योंकि सेल्स का ग्रुप बोल रहा है तो
तो आंसर क्या होना चाहिए, टिश्यू होना चाहिए। अगर यहाँ पे बोलता कि ग्रुप ऑफ के टिश्यूज देन इट विल बी ऑर्गन, अगर पूछता ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स देन इट विल बी के ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अच्छा कॉलोनी, सो कॉलोनी मीन्स के ग्रुप ऑफ सम सिमिलर ऑर्गेनिज्म के और इंडिविजुअल और सम cells, okay, that will be known as colony. Now next question is the limit of resolution of human eye is, so limit of resolution क्या बोले थे कि अगर दो पॉइंट्स है और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई से 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं एंड वी आर ब्रिंगिंग दिस के क्लोज टू आईज, so the point at after some point, okay, these 2 points will become one because of the limitation of our eyes. So that limitation limit of resolution is 0.1 mm. इसके बाद पूछता है if the diameter if the field diameter is 4000 micron, if the field diameter is 4000 micron. अब भाई ये 4000 माइक्रोन है, सो ये 4000 माइक्रोन का मतलब क्या हो गया, ये 4000 माइक्रोन किसके बारे में बात कर रहा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमीटर ऑफ द इमेज दैट वी आर ऑब्जर्विंग इन द माइक्रोस्कोप। तो जो लेंस की मदद से जो हम लोग इमेज देख रहे हैं ना, उस इमेज के डायमीटर के बारे में बात हो रहा है। सो इस इमेज का डायमीटर कितना बोल रहा है, इट इज 4000 माइक्रोन के एंड 20 सेल्स आर सीन। अब इसके अंदर कितना सेल्स देखने को मिला है हम लोगों को, सो इस 4000 माइक्रोन्स के अंदर हम लोगों को 20 सेल्स देखने को मिल रहा है, 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर इस डायमीटर के अंदर कितने के 4000 माइक्रोन के डायमीटर के अंदर कितना सेल है, सो देयर आर 20 सेल्स। तो इसका हम लोगों को क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड साइज ऑफ सेल। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 4000 माइक्रोन बाय 20 के, सो वी हैव 2, so the answer is about 200 माइक्रोन्स। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 200 माइक्रोन्स। बहुत इजी था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन्स के बीम्स को यूज करता है। नाउ इसके बाद चलो नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बेटा बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के इट इज द outer most covering of the cell, okay, it is the outermost covering of cell. Now this cell membrane is also known as plasma membrane, okay, these are also known as plasma membrane. अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों को क्या बोला गया है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कैसा होता है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। और ये क्या चीज से बना हुआ होता है, सो दिस सेल मेम्ब्रेन इट इज कंपोज्ड ऑफ और इट्स कॉम्पोजिशन, इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन, तो सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है, सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये दो चीज से मिलके बना हुआ है मेरे भाई, क्या क्या चीज से मिलके बना हुआ है, लिपिड से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अदर देन दिस लिपिड और प्रोटीन, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन को छोड़ के there are some amount of carbohydrates
आर ऑल्सो फाउंड इन दी के सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन मेनली बना हुआ होता है किससे? लिपिड से और प्रोटीन से। के लिपिड से और प्रोटीन से। अच्छा, अब इस लिपिड्स एंड प्रोटीन का के अगर हम लोग कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट देखें एक सेल के अंदर के, तो इसका कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट कैसा होगा? के इसका कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट कैसा होगा? तो ये जो लिपिड्स है के दिस लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाई लेयर। के सो वी हैव बाई लेयर्स ऑफ लिपिड। बाई मीन्स टू, है ना? सो वी हैव टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स। Okay, we have two layers of lipids. And which type of lipid is present here? So here phospholipids are present. Phospholipids are present. कैसा लिपिड्स प्रेजेंट है भाई? फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा किसके साथ? लिपिड के साथ। सो जब हम लोग इस लिपिड के लेयर को देखते हैं और उसमें फॉस्फोलिपिड को देखते हैं, तो फॉस्फोलिपिड के पास एक क्या है? एक हेड है और उसके साथ साथ एक टेल है। ठीक है, एक हेड है और एक टेल है। ठीक है, सो ये जो हेड और टेल है, सो हेड जो पार्ट है, ठीक है, हेड पार्ट जो है ये क्या है? ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ठीक है, और ये जो टेल है ये कैसा है? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बोलने का मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक बोलने का मतलब है फिली। फिली मीन्स होता है बेटा लव। ठीक है, एंड फोबिक फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है? फेयर। हाइड्रो मतलब वाटर। तो ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा? वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये वाटर से रिपेल होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग के सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों को ऐसे दो लेयर्स देखने को मिलेंगे। किसके? के लिपिड्स बाय फॉस्फोलिपिड्स के। ओके, देयर विल बी टू लेयर्स। ओके, तो पहले यहाँ पे एक बार फिर से बना लेते हैं। ओके, चलो ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड्स। सो ऐसे फॉस्फोलिपिड्स के लेयर्स है, ऐसे फॉस्फोलिपिड्स। और इन फॉस्फोलिपिड्स का कितना लेयर है? दो लेयर है। एक जिसका हाइड्रोफोबिक हेड बाहर की तरफ फेस कर रहा है, दूसरा लेयर जिसका हाइड्रोफिलिक फेस के अंदर की तरफ फेस कर रहा है। और इसके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स प्रेजेंट है, के जिनको हम लोग बोलते हैं चैनल प्रोटीन्स और एम्बेडेड प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स पार्शियली एम्बेडेड होते हैं और कुछ प्रोटीन्स कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं। ना अब ये प्रोटीन का भी दो टाइप्स का प्रोटीन देखने को मिलेगा। एक जो कि इसके अंदर एम्बेड है, अंदर चला गया है ना, और दूसरा प्रोटीन जो कि इसके सरफेस पे ऐसे प्रेजेंट है। So embedded proteins and surface proteins, there are two types of proteins। और इसी के साथ साथ इसके सरफेस पे we will find कि इसके सरफेस पे जो लिपिड वाला पार्ट है, इसके सरफेस पे यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे। और जो के सरफेस प्रोटीन्स के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट है, के ये क्या है? ये है ग्लाइकोप्रोटीन्स। के these are the ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये क्या है? ये है तुम्हारा ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड्स है। ठीक है, these are the के सरफेस प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, सरफेस प्रोटीन बोलो या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलो। These are the
चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स, these two are the लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये दोनों क्या है? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, 2 लेयर है। ओके, अब जब हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे प्रपोज किया था कि 2 साइंटिस्ट ने, कि और इसे कहा गया क्या चीज? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, ठीक है, सिंगर एंड निकल्सन। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन ने। क्या बोला? सो देयर आर लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, देयर इज अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। नाउ प्रोटीन्स एम्बेडेड लाइक टाइल्स, तो प्रोटीन इसके अंदर क्या है? टाइल्स के जैसा एम्बेडेड है, और के किस पैटर्न में है? सो एक के बाद एक टाइटली एसोसिएटेड पैटर्न में है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट एज मोज़ेक। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच होके अरेंज्ड है कि एक पूरे लेयर के फॉर्म में। सो वी आर कॉलिंग इट एज मोज़ेक। सो यहाँ पे जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन्स आर दी गेट कीपर। गेट कीपर का काम क्या होता है भाई? कौन मेहमान आ रहा है, कौन जा रहा है, उसी को चेक करना ना, कि कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, कौन नहीं आ पा रहा है कोई। तो ये मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर, सेल के अंदर और बाहर लाने में मदद करता है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी नो दैट दीज मॉलिक्यूल्स कैन चेंज द प्लेस, okay, and because of that they get the fluidicity, okay, इसके अंदर एक fluidic behavior आता है, okay, and so we call them at, okay, fluid mosaic model, okay, and it was given by the Singer and Nicholson. Now if we talk about the thickness, okay, thickness of this membrane, तो इस मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होता है? तो इस मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है कि अबाउट के समथिंग 2 नैनोमीटर्स टू के 5 नैनोमीटर्स, ओके, 2 to 5 नैनोमीटर्स। कंपोजिशन बेटा बता दिए, ये क्या चीज़ से बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, आर लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है? सो इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम लोगों को मेम्ब्रेन के बारे में क्या पता चला कि मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, वो क्या चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है अपने अंदर प्रोटीन्स के मदद से चीज़ों को अंदर और बाहर लेके जाने में। तो अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है चीज़ों का, वो कैसे होता है? हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस? तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ये 2 तरह से हो सकता है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हियर दैट वी कैन सी। इसके अंदर कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है भाई? कौन कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है? जो ट्रांसपोर्ट करने का मेथड 2 है। पहला तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और दूसरा मेथड जो है वो कहलाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव और पैसिव किस बेसिस पे बोल रहे हैं वो समझ लो, ठीक। अगर एक नदी है, ठीक, और इस नदी में पानी ऐसे बहता 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 आगे जा रहा है, फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन किधर है? फ्लो किधर है? इस डायरेक्शन में। तो अगर हम किसी को, ठीक है, सपोज कर लो चिंटू को यहाँ से बोलते हैं चिंटू तुम इस पॉइंट ए से जंप करो और पॉइंट बी तक जाओ। तो जब चिंटू यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है, चिंटू जब यहाँ पे जंप करेगा तो चिंटू को यहाँ से तैर के आगे जाने के लिए, मीन्स इस जगह से यहाँ तक जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ये पानी के फ्लो के साथ साथ बह के ऑटोमेटिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो क्या था? कंसंट्रेशन के फ्लो क्या था? हाई था, ठीक है, और यहाँ पे लो। तो हाई से लो की तरफ फ्लो कर रहा था, तो क्या हुआ? कोई एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर हम क्या करें कि चिंटू को यहाँ से उठा के, ठीक है, यहाँ लिया है और यहाँ लाने के बाद मतलब पॉइंट बी पे लिया है, और पॉइंट बी से चिंटू को फिर बोले कि बाबू पॉइंट बी से तुम स्विम करके कहाँ जाओ? पॉइंट ए पे जाओ। अब क्या होगा? चिंटू इजीली क्या स्विम कर पाएगा?
चिंटू को करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज, मेहनत करना पड़ेगा, स्विम करना पड़ेगा। जब वो तैरेगा तब उसके बॉडी से क्या रिलीज होगा? एनर्जी। तो जब किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो तब वैसे ट्रांसपोर्टेशन को कहते हैं एक्टिव। ठीक है, और जिस ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो तब वैसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं क्या चीज़? पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, सो इट इज ए के एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से होता है? सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो एनर्जी एक्सपेंस, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा। ठीक है, और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, टू लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम है। कंसंट्रेशन बोलने का मतलब क्या है? किसी भी के वॉल्यूम में उस पार्टिकुलर केमिकल्स का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स कितना, उसी क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। सपोज मेरे पास, ठीक है, 2 जार है। ठीक है, जार ए एंड जार बी। ठीक है, जार ए में देर आर 9 molecules, jar B में there are 4 molecules. So what I will say, the concentration of molecules are higher in jar A and lower in jar B. So if we will connect it by any tube, so the molecule, the gaseous molecules will move from higher concentration to the lower concentration and they will not require any energy. तो ऐसे 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 मूवमेंट को क्या कहेंगे हम लोग? पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या चीज़? एक प्रोसेस जिसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, और एक प्रोसेस जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है? तो ऑस्मोसिस के बारे में बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और कहां से पास होगा? सो इट विल पास थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन के बारे में बोला जाता है कि इट इज ए प्रोसेस बाय विच, ठीक है, प्रोसेस बाय विच सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, चाहे कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, जब वो कहाँ से कहाँ मूव करे, व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन ओपन रूम में भी हो सकता है, डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या हो सकता है? एक ओपन रूम में भी हो सकता है, एक रूम है
ठीक है। इस रूम में यहाँ पे अगर तुमने अगरबत्ती जलाया, ठीक है, तो वो अगरबत्ती का स्मेल थोड़ी देर में यहाँ पे भी पहुँच जाएगा जहाँ पे तुम्हारे के आंटी अंकल बैठे हुए हैं, और फिर वो बोलेंगे देखो सुबह सुबह ये अगरबत्ती जला रहा है, उनको उसमें भी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा है। क्यों हो रहा है कि जब यहाँ से जो स्मेल निकला उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो हाई से लो की तरफ वो मूव कर रहा है। सो इट के डिफ्यूज़न जो है वो ओपन रूम पे भी हो सकता है, ओपन स्पेस पे भी हो सकता है, और अक्रॉस द मेम्ब्रेन भी हो सकता है, जहाँ पे मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या हो, एक साइड पे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या हो, हाई हो, और दूसरे साइड पे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन लो हो। तो यहाँ पे भी डिफ्यूज़न होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं एल्वियोली पे, एल्वियोली हमारे लंग्स में, ठीक है, एल्वियोली है, तो एल्वियोली से क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ होता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ पे, एल्वियोली पे डिफ्यूज़ होता है। तो यहाँ पे दो मेथड है, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, पैसिव जहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा। पैसिव के अंदर हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जानते हैं, ठीक। अब एक छोटा सा और यहाँ पे के दो टर्म्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब कभी ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो मतलब क्या, सेल के अंदर चीज़ आएंगी और सेल के अंदर से चीज़ें बाहर जाएंगी। तो सेल के अंदर अगर चीज़ें आ रही है, तो अगर तुम कुछ खा रहे हो तो तुम्हारा बॉडी क्या होगा, फूलेगा ना। और अगर तुम क्या कर रहे हो, बॉडी से कुछ बाहर निकाल रहे हो, तो तुम्हारा बॉडी क्या होगा, श्रिंक करेगा। तो इसी चीज़ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कि सेल के अंदर जब मूवमेंट होता है, जब सेल के अंदर किसी चीज़ का मूवमेंट होता है और सेल के बाहर जब कुछ जाता है, तो सेल के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले दो टर्म्स को थोड़ा समझ लो, ठीक है। पहला तो टर्जिडिटी, ठीक है। तो जब हम लोग टर्जिडिटी बोलते हैं, टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि टर्जिडिटी बोलता है कि जब किसी सेल के अंदर, सपोज ये एक सेल है, ठीक है, तो व्हेन दिस सेल विल गेट फिल्ड बाय द वाटर, ठीक, इसके अंदर जब क्या होगा कि सैप भरेगा, पानी भरेगा इसके वैक्यूल्स के अंदर, ठीक। तो ये जब वैक्यूल्स के अंदर वाटर भरेगा, फिल होगा, तो चलो इसके अंदर पानी भर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जब वाटर फिल होगा, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जब पानी भर दिए, तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी जो है इसके वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, ठीक है, वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो वॉल्स क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा ना, हार्ड हो जाएगा। और ये जो प्रेशर लग रहा है कि इस वैक्यूल से वॉल पे, ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या कर रहा है, टर्गर प्रेशर सेल्स को स्टिफ बना रहा है, हार्ड बना रहा है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो टर्जिडिटी जो होता है वो सेल के अंदर जब पानी भर जाता है, उससे जो वॉल्स पे फोर्स लग रहा है, उसे कह रहे हैं हम लोग क्या चीज़, टर्जिडिटी। लेकिन इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कि फ्लैसिडिटी। अब भाई फ्लैसिडिटी क्या है, तो ये सेल के अंदर पानी कब आएगा, जब वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर होगा, ठीक है। जब वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर हो रहा है, तब क्या हो रहा है, इसके अंदर वाटर के स्टोर हो रहा है ज़्यादा, और ये सेल स्वेल करना स्टार्ट करेगा ना। तो ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर सेल विल स्वेल, ठीक है, फूलेगा सेल। लेकिन फ्लैसिडिटी क्या है, तो इन केस ऑफ फ्लैसिडिटी हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि एक सेल है, और ये सेल क्या कर रहा है कि अपने अंदर से के ये ऐसे कंडीशन में चला गया जहाँ पे इसके अंदर के वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया हाई, और बाहर का कंसंट्रेशन कैसा हो गया, लो। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, द वाटर विल मूव फ्रॉम के इनसाइड टू दी आउटसाइड, अंदर से सेल के अंदर से सेल के बाहर के तरफ पानी आएगा। तो जब सेल के अंदर से सेल के बाहर के तरफ पानी आएगा, तो ये वैक्यूल क्या करेगा, श्रिंक करेगा, जिससे कि जो प्रेशर लग रहा था वॉल पे वो डिक्रीज होगा। एंड ड्यू टू दिस के डिक्रीज इन प्रेशर
क्या होने लगेगा, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन्स के ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे सेल का जो मेम्ब्रेन है के द मेम्ब्रेन विल कोलैप्स। ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये सेल वॉल को छोड़ देगा और नीचे की तरफ चलाएगा। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस सेल के साइज में कोई चेंजेस नहीं, सेल के अंदर कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। ये जो बाहर की तरफ एक रिजिड स्ट्रक्चर है ना, जो हार्ड स्ट्रक्चर है, वही इसके शेप को मेंटेन करके रखता है। अब देखते हैं कि ये टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी किस कंडीशंस में होता है। ठीक है, तो पहला आते हैं आइसोटोनिक। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब या आइसोटोनिक कंडीशंस का मतलब क्या हो गया कि जब सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन, ठीक है, सेल के अंदर का कंसेंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसेंट्रेशन दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, आइसोटोनिक। तो ऐसे कंडीशन में ना ही पानी सेल के अंदर जाएगा, ना ही पानी सेल के बाहर आएगा। तो जब ऐसा होगा तो सेल ना ही साइज में इंक्रीज करेगा, ना ही डिक्रीज करेगा, सेम साइज का रहेगा। इसके बाद आता है हाइपोटोनिक। देखो, हाइपो वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है हाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे लो एंड हाई क्या चीज, कंसेंट्रेशन के रिगार्डिंग दी सेल। तो व्हेन द सॉल्यूट कंसेंट्रेशन के ऑफ आउटसाइड द सेल इज लेस देन द इनसाइड द सेल। ठीक है, जब क्या हो, सॉरी, जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, ठीक है, अच्छा एक मिनट, जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन, अच्छा सॉरी, सॉल्यूट मीन्स व्हाट, सॉल्यूट मीन्स द केमिकल और द पार्टिकल्स विच आर एडेड इन द सॉल्वेंट और द लिक्विड। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, जब बाहर की तरफ कम है और अंदर की तरफ ज्यादा है ना। सॉल्यूट इज हाई आउटसाइड एंड सॉल्यूट इज लो ऑन द इनसाइड। तो सेल के बाहर अगर क्या है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई है, तो सपोज ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या है, ठीक है, सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ही हाई है, और यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर क्या है, कम है, तो इस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। तो अगर सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है तो सॉल्वेंट क्या बोल रहा है, हाँ, अगर यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा ना। एक सेकेंड रुक जाओ। सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ओके, हाई इनसाइड एंड लो आउटसाइड। ठीक है, अंदर की तरफ सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर की तरफ सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम। तो ऐसे में क्या होगा पता है, देखो, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्यूट क्या, अगर एक सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। ठीक है, अब ये सॉल्यूट क्या हो सकता है, ये सॉल्यूट हो सकता है शुगर हो गया, हो सकता है सॉल्ट हो गया। तो ये शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी मिक्स हो सकता है। लेकिन सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम होगा। अगर सॉल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा। तो जब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ कम बोल रहे हैं, आउटसाइड इफ सॉल्यूट इज लो, तो आउटसाइड पे सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन हाई होगा। अगर अंदर की तरफ क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन हाई है, तो अंदर की तरफ सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर हाई है तो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, लो होगा, मतलब वाटर का कंसेंट्रेशन लो होगा। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू दी लोअर कंसेंट्रेशन। तो जब पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो सेल क्या करेगा, स्वेल करना स्टार्ट करेगा। और बहुत ही ज़्यादा अगर कंसेंट्रेशन में डिफरेंस हुआ तो सेल क्या कर सकता है,
सेल ब्रस्ट कर सकता है। इसके बाद आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या होगा, तो सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ हाई ऑन दी आउटर साइड, ठीक है, हाई ऑन दी आउटर साइड एंड लो ऑन दी इनर साइड। तो इनसाइड में सेल के अंदर में कंसेंट्रेशन कम है और सेल के बाहर में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज़्यादा। अब फिर से वही चीज़, अगर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अंदर की तरफ कम है तो मतलब सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन अंदर की तरफ क्या होगा, हाई होगा। सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन अगर बाहर की तरफ हाई है तो सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन बाहर की तरफ क्या होगा, लो होगा। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन फ्रॉम दी के इनसाइड द सेल टू दी आउटसाइड द सेल। तो जब सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा तो ये टर्गर प्रेशर कम होगा, टर्गर प्रेशर कम होगा जिसके चलते ये जो फोर्स लग रहा था वॉल पे वो नहीं लगेगा और मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल को छोड़ के श्रिंक कर जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल जो है कि ये, क्योंकि देखो इसके बारे में थोड़ा एक बात समझ लो, सेल वॉल के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा, है ना, देखो कुछ कुछ बातों को ऐसे समझना चाहिए, कुछ कहानियों के जैसा, कि हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स को देखते हैं। प्लांट्स जो है वो बेचारा एक जगह पे खड़ा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, ठीक। एनिमल्स क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। आज अगर यहाँ पास टेम्परेचर ज़्यादा है, ओके, यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रहा है या फिर स्नोफॉल हो गया, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, एक दूसरी जगह मूव करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो क्या हो, सेफ हो। लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है, बेचारे के साथ क्या परेशानी है, अगर यहाँ पास का टेम्परेचर हाई है तो भी प्लांट को यहीं रहना है, अगर यहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रहा है तो भी यहीं पे रहना है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी यहीं पे रहना है, अगर वाटर कम है तो भी यहीं पे रहना है। तो वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकते। तो प्लांट्स का जो सेल है कि वो क्या है, वो एक ही जगह पे रहना है और उस एक ही जगह पे रहने के लिए उसे क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलता है, दे गेट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम दी एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर देयर सेल मेम्ब्रेन दैट वी कॉल सेल वॉल, ठीक है। तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होता है। अब ये जो प्लांट सेल्स है, ठीक है, या फिर ये जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो है ये बेसिकली क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। ये कैसा होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, सो इट इज ए रिजिड एंड हार्ड, ठीक है। ये कैसा होगा, रिजिड होगा एंड हार्ड होगा। अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, सो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या चीज से बना हुआ है, सो सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड हेमी सेल्यूलोज, है ना। इसमें मेन जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, सेल्यूलोज है, ठीक है। जो सेल वॉल है उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है, सेल्यूलोज है। अब अगर इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसके आगे हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तो बात हो गया किसके बारे में, कि प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के अंदर जो सेल है उसका सेल वॉल क्या चीज़ से बना हुआ है। क्या सेल वॉल दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है भाई, और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अगर इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है, अगर इस सेल वॉल का कॉम्पोजिशन हम लोग बात करें किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो सेल है ये बना हुआ होता है, सेल वॉल बना हुआ होता है ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। क्या चीज़ से बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। अगर हम लोग फंजाई के बारे में बात करें, ठीक है, तो फंजाई के अंदर ये सेल वॉल क्या चीज़ से बना हुआ है, तो फंजाई के अंदर ये सेल वॉल बना हुआ है काइटिन से, ओके, इट इज मेड ऑफ काइटिन। अब यहाँ पे क्योंकि सेल्यूलोज का बात हुआ था, तो सेल्यूलोज जो है वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है,
क्या हेल्प करता है सेलुलोज? तो सेलुलोज जो है वो रफेज के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। सेलुलोज इट एक्ट एज ए रफेज एंड हेल्प इन दी डाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की एक्सपेरिमेंट है कि जो कि परफॉर्म किया गया था रियो और ओनियन पिल के साथ इन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली चेक करने के लिए क्या चीज़ को किया गया था कि फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन को चेक करने के लिए और ऑस्मोसिस को चेक करने के लिए। तो अगर पहले क्या किया गया, रियो या फिर ओनियन पिल को एक शुगर सॉल्यूशन में रखा गया, तो उस शुगर सॉल्यूशन में रखने का रिजल्ट ये हुआ कि सेल बाउंड्री जो था वो कैसा था, सेम था, लेकिन अंदर के साइड पे वो श्रिंक कर गया। मतलब अभी जो केस बता रहे थे तुम लोगों को ना, कौन सा केस, कि ये बाहर में सेल वॉल है और इस सेल वॉल के बाद अंदर में क्या था, सेल मेम्ब्रेन, है ना। अंदर की तरफ में क्या बोले थे तुम लोगों को कि इसके अंदर में क्या होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होगा। अब जब यहाँ से पानी बाहर निकला, ठीक है, जब इसके अंदर से वाटर लूज हुआ, तो वाटर लूज होने से प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल पे जो प्रेशर लग रहा था वो डिक्रीज हो गया। और जब ये वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर डिक्रीज हुआ तो ये जो मेम्ब्रेन था ये क्या कर गया, वो अंदर की तरफ श्रिंक कर गया, ठीक है। और जब ये श्रिंक किया मेम्ब्रेन, तो ये कौन सा मेम्ब्रेन है, तो यही तो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया क्या, प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन ये अंदर से क्या हुआ, टूटा, बाहर से क्या है, सेम है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल, जो कि कैसा है, कि रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लॉस ऑफ वाटर है यहाँ पे, ठीक है। तो सेल वॉल हेल्प दी सेल्स टू मेंटेन देयर शेप। तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है, तो एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं है, और अगर सेल वॉल नहीं है तो उसके पास वैसा हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होगा। एनिमल सेल्स कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते वो अपने बॉडी को मूव कर पाते हैं। तो अगर फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है क्या, रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, है ना, प्लांट को। ये इस प्लांट के शेप को मेंटेन करता है, सेल के शेप को मेंटेन करके रखता है। ये हेल्प करता है प्लांट्स को खड़े रहने में के ऊपर की तरफ, और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को फाइट करने में। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो वो सारा चीज़ क्या है, तुम्हारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कुछ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। तो चलो इस टॉपिक से हम लोग इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, तो क्या चीज़ के स्ट्रक्चर को ये डिस्क्राइब करता है, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड क्वेश्चन, विच डज नॉट हैव सेल वॉल, इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं होता, तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है भाई, अभी तो बताए कि ये क्या चीज़ से बना हुआ होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। फंजाई के पास काइटिन से बना हुआ होता है, ठीक है। प्लांट्स के पास सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। एनिमल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है, तो ये सही है, ठीक है। द सेल वॉल इन प्लांट इज प्राइमरीली मेड ऑफ, तो प्राइमरीली मेड ऑफ सेल्यूलोज, है ना। उसके बाद के हेमीसेल्यूलोज एंड के पेक्टिन आर ऑल्सो प्रेजेंट। फोर्थ क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, कि सेल प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या था भाई, हाइपर का मतलब क्या, हाई ना, हाइपर का मतलब क्या, हाई। तो हाई क्या, द कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द सेल ना, इनसाइड सेल, तो द कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द सेल एंड लोअर आउटसाइड द सेल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में कि सॉल्यूट जो है वो, सॉरी वाटर जो है वो अंदर से बाहर मूव करेगा और सेल विल श्रिंक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, तो सेल क्या कर जाता था, सेल गेट श्रिंक ना एट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सेल्स गेट श्रिंक्ड, ओके, बाय द इफेक्ट ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो बेटा एक यहाँ पे हम लोगों का
कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम लोग बात करेंगे प्लांट सेल्स के बारे में और एनिमल सेल्स के बारे में। कितना मज़ेदार है हमारा बायोलॉजी, देखो सोचो, है ना। हम लोग बैक्टीरियाज के बारे में जान रहे हैं कि बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में, कि एक बैक्टीरियल सेल्स के बारे में, तो एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रख लेना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑल सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होंगे सभी सेल्स के अंदर ये तीन चीज़ जरूर होगा। दे विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके पास क्या होगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, ठीक है, जो कि कैसा होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, जो कि चीज़ों को छाट के पास करेगा कि क्या मेरे सेल के लिए ज़रूरी है, क्या सही है, क्या नहीं है। दूसरा के इसके पास एक सेमी फ्लूइडिक साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, क्या होगा, सेमी फ्लूइडिक साइटोप्लाज्म होगा। सेमी फ्लूइडिक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वो जगह है जहाँ पे सेल के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। और फिर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है, और एक इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो इस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा कि सेल को कब डिवाइड करना है, ग्रो करना है, ठीक है, क्या केमिकल्स बनाने हैं, वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होगा। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर बैक्टीरियल सेल को देखो, बैक्टीरिया सेल के पास क्या है, सबसे बाहर का कवरिंग जो है वो क्या है, उसे बोल रहे हैं हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल के बाद इसके बाद क्या होगा, इसका सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद क्या है इसके अंदर साइड पे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो इनर स्पेस है ना, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये पार्ट जो है इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन इसका क्या है, साइटोप्लाज्म। अब एक बात समझो कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, ये एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है, तीनों में प्रेजेंट है। लेकिन इस साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ हम लोगों को कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्या है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इसका जेनोमिक डीएनए, ठीक है, जीनोमिक डीएनए। ये इसका जीनोमिक डीएनए है जो कि इसके सारे कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है, इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेनेटिक डीएनए यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर जो जेनेटिक डीएनए होगा उसके चारों तरफ कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होगा। देयर इज नो कवरिंग प्रेजेंट अराउंड दिस जेनेटिक मटेरियल। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। सो द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और राइबोसोम्स कैसा होता है, तो 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है, 70S। सो S के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये होता है सेडिमेंटेशन यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे राइबोसोम्स कैसा है, 70S है, साइटोप्लाज्म है। अब बट इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ठीक है। सो सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ठीक है, इसके पास सेल ऑर्गेनल्स क्या होगा, एब्सेंट होगा, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। देन यहाँ पे जो सेल वॉल है, के सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है, ठीक। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है ये क्या चीज से बना हुआ होता है, ये सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्लांट्स के अंदर हमें राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है, तो ये जो राइबोसोम्स है ये इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। और ये राइबोसोम्स कैसा है, सो दीज आर 80S, ठीक है, 80S टाइप का राइबोसोम है। इसके पास एक सेंट्रली लोकेटेड लार्ज वैक्यूल होता है जो कि इसके अंदर स्टोरेज का काम करता है। देन दे हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसका किचन है जहाँ पे खाना बनेगा, ठीक। देन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन दी बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है। साइटोप्लाज्म के दी एरिना वेयर ऑल द केमिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन बोथ, ओके।
Then endoplasmic reticulum present in both, nucleolus present in both, nucleus present in both, cell membrane is present in both. Vacuoles, in case of animals, vacuoles it may be present or it may be absent. Then they have the lysosomes which are filled with the hydrolytic enzymes और help करता है सेल्स या फिर worn out ऑर्गेनल्स को क्या करने में, डिस्ट्रॉय करने में और बॉडी में एब्जॉर्ब करने में. नाउ अदर देन दिस के इनको छोड़ के और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, लाइफ फॉर्म्स है जिन्हें हम लोग ए सेल्यूलर एजेंट्स कहते हैं. अब ये ए सेल्यूलर एजेंट्स के अंदर कौन है, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स. वायरसेस जो है इनका बॉडी जो है कैसा बना हुआ है, तो इनका बॉडी बहुत ही सिंपल सा बना हुआ है कि इनके बॉडी के चारों तरफ तुम्हें एक प्रोटीन का कोट देखने को मिलेगा और उसके बीच में अंदर की तरफ यहाँ पे क्या रहेगा, डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो बाहर प्रोटीनियस कोट और अंदर के अंदर क्या है इसके, जेनेटिक मटेरियल. देन वायरॉइड्स, तो वायरॉइड्स के पास बस कैसा होगा, इन्फेक्टियस के जेनेटिक मटेरियल और इनके पास कोई भी प्रोटीन कोटिंग नहीं होता है. ठीक है. देन प्रायोन्स, सो प्रायोन्स आर दी के मिसफोल्डेड प्रोटीन्स के दे डोंट हैव एनी डीएनए. तो ये जो है बहुत ही छोटे हैं के सो दैट वी कैन सी इट अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. सो प्लांट सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल के, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है. प्लांट सेल्स के अंदर के वैक्यूल्स होता है, एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है. प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल डिवीजन जो होता है वो होता है बाय द सेल प्लेट. एनिमल सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरो. ओके. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज कि प्लांट्स के अंदर क्योंकि सेल वॉल, सेल प्लेट के मदद से सेल डिवीजन होता है, तो प्लांट्स के पास क्या नहीं होता है, सो दे डोंट हैव सेंट्रियोल्स. ठीक है. तो सेंट्रियोल्स जो होगा वो यहाँ पे के प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होगा. ठीक है. सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट. ठीक है. और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. ठीक है. सेंट्रियोल्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा प्लांट्स के, सॉरी एब्सेंट होगा प्लांट्स के अंदर और प्रेजेंट होगा एनिमल्स के अंदर. तो ये टेबल आप लोग भर के देखो. ठीक है. खुद से ट्राई करो कि क्या ये टेबल भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं ना, आप लोग भी आराम से भर सकते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं. ठीक है. तो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. ओके. तो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल. तो सेल मेम्ब्रेन तो सिमिलर होगा सबके अंदर, है ना, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर, वो सबके अंदर सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सबके अंदर वो क्या होगा, सेम होगा. सेल वॉल, तो सेल वॉल जो है वो कैसा होता है, तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, प्लांट का सेल्यूलोज का, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट है. ठीक है. साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो है इसका प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव होता है. ठीक है. या फिर साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं. इन दोनों में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. दे हैव के प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट. इन दोनों के न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ के क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट के in these two and absent here. Primitive nucleus is present in bacteria and absent here. Membrane bond organelles, so these are absent in bacteria and present in these two. ठीक है. तो इसको ऐसे भर लो, ऐसे ऐसे कर लो. ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन होता है, होता है, होता है. ठीक है. सेल वॉल होता है, नहीं होता है. साइटोप्लाज्म होता है, होता है, होता है. ठीक है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, होता है, होता है. ठीक. प्रिमिटिव न्यूक्लियस यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है. ठीक है. मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स बैक्टीरिया में नहीं होता है, प्लांट और एनिमल सेल्स में होता है. बहुत ही सिंपल सा था, फिल करना
है ना। अब आते हैं हम लोग डिफरेंसेस के बारे में। तो देखो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स बोल रहे हैं वो किस चीज़ के बेसिस पे बोल रहे हैं बेटा, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें प्रो जो है वो क्या चीज़ को डिफाइन करता है, तो दिस प्रो मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, प्रो का मतलब ही क्या है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, और कैरियन वर्ड जो है, कैरियन वर्ड का मतलब है क्या चीज़, न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कैसा होता था भाई, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि अगर कोई सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक सेल है, हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा यहाँ पे, ठीक है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ये जेनेटिक मटेरियल इसके साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली स्कैटर्ड होगा और इसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है जो कि इसे सेपरेट कर रहा हो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट से। तो these are only bonded by some specialized protein but they don't have any specialized membrane around them। तो इसके चारों तरफ अगर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है, these are called न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। अब यहाँ पे प्रिमिटिव एंड न्यूक्लियस, अब ये जो प्रिमिटिव सेल्स है इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, यू वर्ड मीन्स, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू। ठीक है, यू का मतलब होता है क्या चीज, ट्रू। एंड कैरियन मीन्स अगेन न्यूक्लियस, तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मीन्स वेल डेवलप्ड, है ना, जिनके पास कैसा न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बोलने का मतलब क्या है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या होगा, कि जिसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज दिस इज दी जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो इस डीएनए के चारों तरफ हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वी विल फाइंड अ कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प क्या कर रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस जेनेटिक मटेरियल और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बैरियर बना रहा है ना, जो कि इस जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म में आने वाली किसी भी चीज से के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। सेल ऑर्गेनल्स या फिर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स जो है यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। इनका साइज जो है वो जनरली 1 to 10 माइक्रोन होता है, छोटा होता है, कि इनका साइज जो है वो 10 to 100 माइक्रोन होता है, वो जनरली बड़ा होता है। इनका एग्जाम्पल जो है वो हम क्या लेंगे, बैक्टीरिया के, जो कि यूनिसेल्युलर है। इसका एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स जो कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। ये जो है क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, सो मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज़ जो है इसका कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे वो फंक्शन कर सके। अच्छा, अब एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग इन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या देखते हैं कि सेल के अंदर कुछ माइक्रोफाइब्रल स्ट्रक्चर्स क्या है, स्कैटर्ड है, जिनको कहा जाता है साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में और सेल के अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। सो दिस नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड cellular movement. What movement? So movement of molecules from one place to the another place inside the cell. ठीक है, सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। अब इस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर मतलब क्या, कि सेल के अंदर होने वाला सारा का सारा फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कैसे न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है सेल के अंदर के सारे के सारे फंक्शन को, तो न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या चीज,
डीएनए। ठीक, तो हम लोग इसी चीज़ को बात करते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस के पास एक डबल मेम्ब्रेनस के और डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग है, ठीक है, जिसमें दो कवरिंग है, एक इनर और एक आउटर। और इस कवरिंग के अंदर हम लोगों को देखने को क्या मिलता है, छोटे छोटे पोर्स, और इस पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स हेल्प करता है इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में चीज़ों को एक्सचेंज करने में, ट्रांसपोर्टेशन कराने में। तो कुछ भी सामान को सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आना है या न्यूक्लियस से बाहर जाना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो किसके थ्रू पास होगा, थ्रू द न्यूक्लियर पोर। इसके बाद इनके बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड के स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोलस का क्या काम है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक डेंस राउंड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, जिसका काम है राइबोसोम्स बनाना। ठीक है, राइबोसोम्स, भाई राइबोसोम्स 2 यूनिट्स के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स 2 यूनिट्स में मिलके बने हुए होते हैं। उसका एक स्मॉलर यूनिट होता है और एक लार्जर यूनिट होता है। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर एंड लार्जर। सो ये जो है वो साइट है राइबोसोमल सब यूनिट के सिंथेसिस का। ठीक है, बोथ स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। अब ये जो सब यूनिट्स है ये बनता यहाँ पे है, लेकिन वो इन पोर्स के थ्रू होते हुए कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। और जहाँ पे जाने के बाद ये लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट ये दोनों आपस में एसोसिएट होके क्या बनाते हैं कि दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसके बाद इसके पूरे अंदर का ये जो पूरा फ्लूइड है, ठीक है, तो दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है उसे क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड क्रोमाटीन। ठीक है, तो क्रोमेटीन जो है वो बेसिकली नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है उस टाइम पे ये जो क्रोमेटीन्स है, इस तरह से क्रोमेटीन कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है, सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो क्रोमेटीन है ये फर्दर और कॉइल करता है कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एंड दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्स द क्रोमोसोम। तो जब इसका कॉइलिंग होगा, फर्दर और कॉइलिंग होगा, तब इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम कब अपेयर होगा, ये बस अपेयर होगा ड्यूरिंग दी सेल डिवीजन। ठीक है, जब सेल डिवाइड कर रहा होगा उस टाइम पे ये क्रोमोसोम अपेयर होगा। अदर देन दैट इन नॉर्मल टाइम पीरियड दे विल बी प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन। क्रोमेटीन के रूप में सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, एक और चीज़ इस यहाँ पे कि जब हम लोग बात करते हैं इस क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो बेसिकली कैसा है, तो हम लोग एक ऐसे ले लेते हैं ये क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम क्या कंटेन कर रहा है या न्यूक्लियस क्या कंटेन कर रहा है, तो क्रोमोसोम के एक पॉइंट को अगर हम लोग ऐसे करके स्ट्रेच करें तो यहाँ पे बहुत सारा कॉइल्ड ऐसा सोलेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट वी विल कॉल दी क्रोमेटीन फाइबर। ठीक है, अब इस क्रोमेटीन फाइबर को और स्ट्रेच करोगे ना, ऐसे 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 बीड्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि स्टिंग्स के चारों तरफ बुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोसोम्स। क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर्स को, कि वी विल कॉल देम एज न्यूक्लियोसोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, ठीक, न्यूक्लियोसोम क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, तो न्यूक्लियोसोम बेसिकली के हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के रैपिंग से बनता है। ठीक, अब इसे और एक्सटेंड करोगे ना तो क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जो वाइट 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 जो कॉइलिंग्स दिख रहा है ये क्या था, दीज आर दी डीएनए। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए के अंदर ही क्या मिलेगा हम लोगों को, कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस जिसे हम लोग बोलेंगे जीन्स। तो एक सेल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के अंदर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को अगर डिटेल स्टडी करेंगे तो उसकी पता चलता है कि वो क्या चीज़ से
कंटेन करता है, तो जीन या डीएनए कंटेन करता है। डीएनए क्या करता है, हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो भी फंक्शन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, उठना बैठना है ना, सॉरी सेल का ग्रो करना, सेल का डिवीजन करना, ठीक है, सेल का अपने साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को रिएक्ट कराना, किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करना, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्योंकि वो क्या कंटेन कर रहा है, डीएनए कंटेन कर रहा है। अब कुछ ऐसे भी सेल्स देखने को मिले हैं जो कि अपने अंदर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को लूज कर देते हैं ताकि उनके अंदर स्पेस बन सके। स्पेस क्यों बनाना है, क्यों बना रहे हैं स्पेस, तो स्पेस बनाने की ज़रूरत है ताकि वो क्या कर सके, ट्रांसपोर्टेशन कर सके, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रख के एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे कि रेड ब्लड सेल, तो यंग रेड ब्लड सेल्स के पास के न्यूक्लियस होता है, सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट मैच्योर होने के बाद वो अपने न्यूक्लियस को और के अपने अंदर के ऑर्गेनल्स को लूज कर देता है। क्यों लूज करता है, ताकि वो ज़्यादा स्पेस बना सके टू कैरी दी हेमोग्लोबिन। अगर हेमोग्लोबिन ज़्यादा तो ऑक्सीजन ज़्यादा, है ना। तो एक रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 120 दिन होता है, जिसमें वो लगातार क्या कर रहा होता है, अपने बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन, सॉरी अपने थ्रू के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है पूरे बॉडी में, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके ला रहा होता है और बॉडी से बाहर रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, सो इट वाज discovered by whom, so it was discovered by Robert Brown in 1831, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड कुछ के फोल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना। अब ये जो फोल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये होता क्या है उसको जानते हैं, बट उससे पहले है हमारा क्या, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स दीज आर दी के प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, ठीक है, दीज आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। राइबोसोम्स, दीज राइबोसोम्स इट कैन बी फ्री, ये फ्री भी हो सकते हैं, और इट कैन बी अटैच्ड, ठीक है, और ये किसी बॉडी के साथ अटैच भी हो सकते हैं। इनके पास 2 यूनिट्स होते हैं, के दीज आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। अब ये जो 2 सब यूनिट्स बोल रहे हैं, इसमें से एक जो होगा वो लार्जर होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा। एग्जाम्पल के जैसा, ठीक है, तो इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट कितने का है कि 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट कितना है 30s। अगर यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे तो यूकैरियोट्स के अंदर लार्जर सब यूनिट कितना है 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट कितना है 40s। अच्छा, अब ये जो S है वो क्या है, सो इसको कहते हैं कि वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है, इसे कहते हैं वेडबर्ग्स यूनिट, ठीक है, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन यूनिट। ये सेडिमेंटेशन यूनिट क्या बताता है कि कितनी जल्दी इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं आफ्टर अ पावरफुल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भाई। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरह का होता है, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं RER, एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग बोलते हैं SER। अब भाई RER और SER का क्या डिफरेंस है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से मिलके बना हुआ है, लेकिन ये कैसा है,
ये फोल्डेड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, ये फोल्डेड सैक्स है, ठीक है, सैक्स मीन्स पॉच लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि के क्या कर रहा है कि वेट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि क्या चीज से बना हुआ है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि फोल्डेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज आर के these are concerned with लिपिड सिंथेसिस। इसका काम क्या है, लिपिड का सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो इनके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स जो है कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग इसी पॉइंट पे इन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि आगे गोल्गी बॉडीज के बारे में, लाइजोसोम्स के बारे में, के और जो सेल के ऑर्गेनल्स है, वैक्यूल्स के बारे में, कैसे सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन में कौन कौन सी स्टेजेस है, कौन कौन से टाइप्स के डिविजन्स होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सो यही सोच के चलो कि ये जो चैप्टर है हम लोग 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। जहाँ तक में हम लोगों ने डिस्कस किया है किसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की स्ट्रक्चर्स के बारे में। तब तक के लिए है ना, थैंक यू, ओके, और हैव अ गुड डे। जितना हो सके इस चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, है ना, और इसमें अपने दोस्तों को ऐड करते जाओ, बिकॉज इस चैनल पे आप लोगों को कंटिन्यूसली अब से वीडियोस मिलते रहेंगे फॉर क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। सो अभी हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो अभी क्लास 9th के चैप्टर्स पे है। आफ्टर क्लास 9th वी विल डू क्लास 10th, देन क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा। जो भी फीडबैक्स है आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।